गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बेटा लास्ट क्लास में मैंने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का डिस्कशन को कंप्लीट किया था। ठीक है, अब मैं सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करने जा रहा हूं, वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर देखो, अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर को कंसीडर करें तो ये टर्म इस रूट वर्ड से डिराइव्ड है, ऑस्मस। ऑस्मस से डिराइव्ड है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मस का मतलब होता है, ऑस्मस मींस टू पुश। ऑस्मस मींस टू पुश। तो यहां से एक टर्म आया ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस आया और ऑस्मोसिस से आया ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस से आया ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे पहले बात आती है, ऑस्मोसिस क्या है? लिखो, ऑस्मोसिस डिफिनेशन लिखो। द स्पॉन्टेनियस फ्लो of solvent molecule, the spontaneous flow of solvent molecule through a semi-permeable membrane. The spontaneous flow of solvent molecule through a semi-permeable membrane from a pure solvent to a solution, from a pure solvent to a solution, or from a dilute solution to a concentrated solution, or from dilute solution to a concentrated solution, from dilute solution to a concentrated solution is called osmosis. Is called osmosis. मैं रिपीट कर दे रहा हूं, the spontaneous flow of solvent molecule, the spontaneous flow of solvent molecule through a semi-permeable membrane, through a semi-permeable membrane from a pure solvent, from a pure solvent to a solution, from pure solvent to a solution, from pure solvent to a solution, or from dilute solution to a concentrated solution, from dilute solution to a concentrated solution is called osmosis. Is called osmosis. Is called osmosis. आगे लिखो, the phenomena of osmosis. The phenomena of osmosis was first observed by, the phenomena of osmosis was first observed by Ebb Nolet, ABENOLLET. Ebb Nolet ने सबसे पहले इस फिनोमेना को ऑब्जर्व किया।
The phenomena of osmosis was first observed by Ebb Nollet. ठीक है, तो ऑस्मोसिस फिनोमेना को सबसे पहले एब नॉलेट ने ऑब्जर्व किया। ऑस्मोसिस फिनोमेना क्या है? बोल रहे हैं कि अगर हम प्योर सॉल्वेंट को एक सॉल्यूशन के साथ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट करें या एक डाइल्यूट सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के साथ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट करें, तो क्या होता है? सॉल्वेंट का फ्लो होता है अपने आप से, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होता है। स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट देखने को मिलता है फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, और इसी फिनोमेना को ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, इसी स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट को ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, अब देखो बात आती है कि ऑस्मोसिस और इसी से मिलता जुलता एक और टर्म होता है जिसको बोलते हैं डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस और इसी के करस्पॉन्डिंग एक टर्म को और डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं डिफ्यूजन। तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस है? लिखो, कंपैरिजन बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। कंपैरिजन बिटवीन osmosis and diffusion. Comparison between osmosis and diffusion. तो आप यहां पे एक टेबल बना लो। एक साइड में लिखो ऑस्मोसिस और दूसरे साइड में लिखो डिफ्यूजन। अब देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट पॉइंट लिखो ऑस्मोसिस में, लिखो फॉर ऑस्मोसिस presence of semi permeable membrane. For osmosis, presence of semi permeable membrane is must. ऑस्मोसिस के लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की प्रेजेंस क्या है? मस्ट है। फॉर ऑस्मोसिस प्रेजेंस ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज मस्ट। ठीक है, बिना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की प्रेजेंस के ऑस्मोसिस फिनोमेना को आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। डिफ्यूजन में लिखो, फॉर डिफ्यूजन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, फॉर डिफ्यूजन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नॉट रिक्वायर्ड। फॉर डिफ्यूजन semi permeable membrane is not required. अगर आपको डिफ्यूजन ऑब्जर्व करना है तो डिफ्यूजन के लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना जरूरी नहीं है, लेकिन ऑस्मोसिस के लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना मस्ट है। बिना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की प्रेजेंस के आप ऑस्मोसिस फिनोमेना को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो ये फर्स्ट डिफरेंस है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच में। सेकेंड पॉइंट लिखो, ऑस्मोसिस में लिखो, ऑस्मोसिस इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो। ऑस्मोसिस इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो। ऑस्मोसिस में जो फ्लो होता है सॉल्वेंट का वो एक ही डायरेक्शन में होता है। इट इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो। डिफ्यूजन में लिखो, डिफ्यूजन इज मल्टी डायरेक्शनल फ्लो। डिफ्यूजन इज मल्टी डायरेक्शनल फ्लो। डिफ्यूजन की डायरेक्शन फिक्स नहीं होती, डिफ्यूजन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन ऑस्मोसिस हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है। तो ऑस्मोसिस इज यूनिडायरेक्शनल बट डिफ्यूजन इज
मल्टी डायरेक्शनल, ये भी एक दोनों के बीच का एक बेसिक डिफरेंस है। तीसरा पॉइंट लिखो, ऑस्मोसिस में लिखो, इन ऑस्मोसिस only the flow of solvent occurs. In osmosis only the flow of solvent occurs. ऑस्मोसिस में सल्यूट का फ्लो नहीं होता, ऑस्मोसिस में सिर्फ सॉल्वेंट का फ्लो होता है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस में सिर्फ सॉल्वेंट का फ्लो होगा, सल्यूट का फ्लो नहीं होगा। डिफ्यूजन में लिखो, इन डिफ्यूजन both solute and solvent, in diffusion both solute and solvent can flow. In diffusion both solute and solvent can flow. ठीक है, डिफ्यूजन में सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का फ्लो हो सकता है। और लास्ट पॉइंट लिखो, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच में जो कंपैरिजन है उसमें लास्ट पॉइंट लिखो, ऑस्मोसिस अकर्स ड्यू टू वेपर प्रेशर डिफरेंस। ऑस्मोसिस अकर्स ड्यू टू वेपर डिफरेंस। ऑस्मोसिस अकर्स ड्यू टू वेपर प्रेशर डिफरेंस। दो जगह पे, दो प्लेसेस के बीच में अगर वेपर प्रेशर डिफरेंस होगा तो वेपर प्रेशर डिफरेंस की वजह से ऑस्मोसिस फिनोमेना ऑब्जर्व होगा। डिफ्यूजन में लिखो, डिफ्यूजन अकर्स ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस। डिफ्यूजन अकर्स ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस। तो बेटा ये डिफरेंस है बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। तो क्या आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए? ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच में जो डिफरेंस है, डिफरेंस के सारे पॉइंट समझ में आ गए? ठीक है, तो जैसे बोला गया कि ऑस्मोसिस के लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना मस्ट है, डिफ्यूजन के लिए बोल रहे हैं कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड नहीं होता। ठीक, दूसरा पॉइंट बोला गया कि ऑस्मोसिस हमेशा यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, डिफ्यूजन मल्टी डायरेक्शनल फ्लो होता है। तीसरा पॉइंट बोला गया कि ऑस्मोसिस में सिर्फ सॉल्वेंट का फ्लो हो सकता है, जबकि डिफ्यूजन में सॉल्वेंट और सल्यूट दोनों का फ्लो हो सकता है। ठीक है, और चौथा पॉइंट बताया गया कि ऑस्मोसिस जो है वो वेपर प्रेशर डिफरेंस की वजह से राइज होता है, जबकि डिफ्यूजन कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से राइज होता है। ठीक है, तो अब देखो, अब अगला कॉन्सेप्ट आता है, लिखो, एक्सपेरिमेंटल मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। एक्सपेरिमेंटल मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के मेजरमेंट के लिए हम कौन कौन से एक्सपेरिमेंटल मेथड को कंसीडर करते हैं? यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए हम दो डिफिनीशन को कंसीडर करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर की दो डिफिनीशन है, और ये डिफिनीशन जो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ये डिफिनीशन जो है वो एक्सपेरिमेंटल मेथड पे ही बेस्ड है। ठीक है, तो आप नोट कर लो, फॉर मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, following three methods for measurement of osmotic pressure, following three methods are taken into consideration. Following three methods are taken into consideration. Number one, अब वो तीन मेथड कौन कौन से हैं? मॉर्स एंड फ्रेजर मेथड।
मॉर्स एंड फ्रेजर मेथड। तो फर्स्ट मेथड है मॉर्स एंड फ्रेजर मेथड। नंबर 2 बर्कले एंड हार्टले मेथड। बर्कले एंड हार्टले मेथड। बर्कले एंड हार्टले मेथड। एंड नंबर 3 थर्ड मेथड है टाउनसेंड्स पोरस डिस्क मेथड। टाउनसेंड्स पोरस डिस्क मेथड। ठीक है बेटा। तो अगर हम देखें तो ये टोटल ये 3 मेथड्स हैं जो ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट के लिए कंसीडर किए जाते हैं। इसमें मैं सबसे पहले डिस्कस करने जा रहा हूं मॉर्स एंड फ्रेजर मेथड को। लिखो मॉर्स एंड फ्रेजर मेथड। मॉर्स एंड फ्रेजर मेथड। पहले तो इसका एक्सपेरिमेंटल डिटेल देखते हैं। देखो देखो यहाँ पे हम ये बीच में अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे हमने अप्लाई किया हुआ है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है। ये बीच में हमने लगाया हुआ है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को। ठीक। और ये एक वेसल है जिसको हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू इसके 2 पार्टीशन कर रहे हैं। एक कैपिलरी ट्यूब, थिन कैपिलरी ट्यूब हमने लेफ्ट साइड में अप्लाई किया है और एक थिन कैपिलरी ट्यूब राइट साइड में अप्लाई किया है। ठीक है। अब देखो ड्यू टू कैपिलरी एक्शन जो लिक्विड है वो दोनों साइड के कैपिलरी ट्यूब में राइज करेगा। तो मान लो कि इस कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड लेवल राइज करके अगर यहां आ जाता है, ऐसे ही दूसरे कैपिलरी ट्यूब में भी लिक्विड लेवल राइज करता है और यहाँ पे प्रेजेंट है। ये लिक्विड का इनिशियल लेवल है। मैं आई लिख देता हूं दोनों कैपिलरी ट्यूब्स के अंदर। ये इनिशियल लेवल है लिक्विड का। ठीक है। अब देखो अगर हमने इस साइड में डाइल्यूट सॉल्यूशन को कंसीडर किया, डाइल्यूट सॉल्यूशन,
और मान लो इसका कंसंट्रेशन है C1, और दूसरे साइड में हमने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को फिल किया है ऑफ कंसंट्रेशन C2। लेफ्ट साइड में डाइल्यूट सॉल्यूशन है और राइट साइड में कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। C1 इज लेस देन C2। अब देखो, अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर P1 है और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर P2 है, तो आपको अभी लास्ट केस में भी आपने देखा था कि जिस सॉल्यूशन में जितना ज्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट होता है वहां पे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होता है। जैसे जैसे हम सॉल्यूट का अमाउंट को बढ़ाते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इंक्रीज करता जाता है। ठीक है, तो इधर जो है हम बोल रहे हैं कि कंसंट्रेशन कम है, इधर सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम है लेफ्ट साइड में, तो सॉल्यूट कंसंट्रेशन अगर कम है तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, और यहाँ पे सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वेपर प्रेशर कम होगा। तो फिर हम इसके बेसिस पे बोल सकते हैं कि P1 इज ग्रेटर देन P2। P1 इज ग्रेटर देन P2। अभी मैंने आपको बताया कि जो ऑस्मोसिस फिनोमेना है ये वेपर प्रेशर डिफरेंस की वजह से एराइज होता है। तो क्योंकि लेफ्ट साइड में वेपर प्रेशर ज्यादा है, राइट साइड में वेपर प्रेशर कम है, इसलिए सॉल्वेंट का फ्लो होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सॉल्वेंट का फ्लो होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखो इसका रिजल्ट क्या होता है। इसका रिजल्ट ये होता है बेटा कि जो राइट साइड वाला कैपिलरी ट्यूब है, राइट साइड वाले कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड लेवल ऊपर जाने लगता है, क्योंकि सॉल्वेंट यहां से इधर जा रहा है तो इधर लिक्विड लेवल इंक्रीज करने लगेगा, और लेफ्ट साइड वाला जो कैपिलरी ट्यूब है उसमें लिक्विड लेवल डिक्रीज करने लगेगा। यहाँ पे लिक्विड लेवल इंक्रीज करता है और यहाँ पे लिक्विड लेवल डिक्रीज करता है। और फिर एक ऐसी सिचुएशन आती है जब दोनों साइड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है। आप इसको समझो कि वेपर प्रेशर कैसे बराबर हो रहा है। यहां से सॉल्वेंट इधर जा रहा है, मतलब ये वाला सोल्यूशन कंसंट्रेटेड हो जाएगा, मतलब इसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, और क्योंकि इस साइड में सॉल्वेंट आ रहा है तो यहाँ पे कंसंट्रेशन कम होने लगेगा, राइट साइड वाले सोल्यूशन का कंसंट्रेशन कम होने लगेगा और लेफ्ट साइड वाले सोल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा। तो अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो इसका वेपर प्रेशर कम होता जाएगा और इसका वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। तब एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब दोनों साइड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है, और जब दोनों साइड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है तब हम बोलते हैं कि ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया। मतलब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ऑस्मोसिस रुक जाएगी, और जब ऑस्मोसिस रुक जाएगी तो फिर लिक्विड लेवल में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पे जो फाइनल लेवल है लिक्विड का वो ये है F, और इधर जो लिक्विड का फाइनल लेवल है वो मान लो ये है। तो जो दोनों साइड में लिक्विड का फाइनल लेवल है, दोनों साइड में जो लिक्विड का फाइनल लेवल है उसका हाइट डिफरेंस मेजर कर लेते हैं। हाइट डिफरेंस मेजर कर लेते हैं, और इस हाइट के करस्पॉन्डिंग जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है उसी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू रो जी एच। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू रो जी एच। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऑस्मोटिक प्रेशर को डिटरमाइन कर लेते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू रो जी एच।
ठीक है, तो अब इसी के बेसिस पे ऑस्मोटिक प्रेशर की एक डिफिनीशन आती है। पहले तो मुझे बताओ, ये पूरी एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस समझ में आ गई आपको? एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस सबको क्लियर हो गई बेटा? ठीक है, तो अब एक डिफिनीशन ऑस्मोटिक प्रेशर की हम देते हैं इसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे। लिखो ऑस्मोटिक प्रेशर की डिफिनीशन, नोट करो। द एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप्ड, द एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप्ड on more concentrated solution side, on more concentrated solution side as a result of flow of solvent, as a result of flow of solvent, as a result of flow of solvent through a semi-permeable membrane, as a result of flow of solvent through a semi-permeable membrane is called osmotic pressure, is called osmotic pressure. आगे लिखो, it is represented by, it is represented by, it is represented by pi. ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट करते, ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई। ठीक है, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर की डिफिनीशन है। हाँ, डिफिनीशन मैं रिपीट कर देता हूं। द एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप्ड, द एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप्ड on more concentrated solution side, on more concentrated solution side due to the flow of, due to the flow of solvent, due to the flow of solvent through a semi permeable membrane, due to the flow of solvent through a semi permeable membrane, through a semi permeable membrane is called osmotic pressure, is called osmotic pressure, is called osmotic pressure. आगे लिखो, it is represented by pi. osmotic pressure को पाई से रिप्रेजेंट करते, तो बोल रहा है कि सॉल्वेंट के स्पॉन्टेनियस फ्लो की वजह से, सॉल्वेंट के स्पॉन्टेनियस फ्लो की वजह से, मतलब डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जो स्पॉन्टेनियस फ्लो हो रहा है, उस फ्लो की वजह से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जो एक्स्ट्रा प्रेशर, एडिशनल प्रेशर डेवलप होता है, उसी प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर बोला जाता है। ठीक है, दैट एडिशनल प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर की एक डिफिनीशन हो गई और एक एक्सपेरिमेंटल मेथड हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर के मेजरमेंट के लिए। अब देखो बात आती है कि मॉर्स एंड फ्रेजर मेथड की क्या लिमिटेशन है, तो लिख लो, लिमिटेशन ऑफ मॉर्स एंड फ्रेजर मेथड, लिमिटेशन ऑफ मॉर्स एंड फ्रेजर मेथड। फर्स्ट लिमिटेशन लिखो, फर्स्ट लिमिटेशन लिखो, दिस मेथड इज टाइम कंज्यूमिंग, दिस मेथड इज टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, ये एक टाइम कंज्यूमिंग मेथड है क्योंकि यहाँ पे हम नेचुरल मैनर में ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम को स्टैब्लिश होने दे रहे हैं, और नेचुरल मैनर में ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम को स्टैब्लिश होने में कई बार बहुत टाइम लग जाता है। कई बार ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम आने में पूरा दिन लग जाता है, ठीक है, कई घंटे लग जाते हैं। तो ऑब्वियसली जो है इसमें, इसके थ्रू जब हम मेजरमेंट करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा ऑस्मोटिक प्रेशर के मेजरमेंट के लिए।
इसलिए ये अच्छा मेथड नहीं बोला जाता। नंबर 2 लिखो डिटेक्शन ऑफ ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम। डिटेक्शन ऑफ ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम is difficult. Detection of osmotic equilibrium is difficult by this method. Detection of osmotic equilibrium is difficult by this method. Therefore, error in measurement of osmotic pressure. Therefore, error in measurement of osmotic pressure is high. अब देखो ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम के डिटेक्शन में प्रॉब्लम क्या है भाई, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल मैनर में हम ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम को स्टैब्लिश होने दे रहे हैं, और मैंने आपको बताया कि ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम को स्टैब्लिश होने में बहुत टाइम लग जाता है, और ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम आया या नहीं आया ये डिटेक्ट करना भी डिफिकल्ट होता है। क्यों डिफिकल्ट होता है जरा समझना। स्टार्टिंग में तो लिक्विड लेवल यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब के अंदर फास्ट मैनर में चेंज होता है, बट जैसे जैसे इक्विलिब्रियम करीब आता है क्या होता है, वो लिक्विड लेवल में जो चेंज है वो स्लो होता जाता है। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि मतलब जब लिक्विड लेवल में चेंज हो रहा है बट चेंज इतना स्लो है कि हमें ऐसा फील होने लगता है कि अब लिक्विड लेवल में चेंज होना बंद हो गया। इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम अभी भी नहीं आया था और हमने मान लिया कि इक्विलिब्रियम आ गया, और फिर हमने क्या किया, उसी स्टेज पे हमने ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर कर लिया बिना ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम के स्टैब्लिश हुए। तो ऑब्वियसली जो ऑस्मोटिक प्रेशर वैल्यू हम मेजर करेंगे वो गलत होगी, उसमें एरर होगा। तो इस मेथड के थ्रू जब हम मेजरमेंट करते हैं तो एरर ज्यादा होता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गई भाई, एक तो हम देर से आ रहे हैं, ऊपर से दुरुस्त भी नहीं आ रहे। जैसे बोलते ना देर आए दुरुस्त आए, जैसे आप में से कुछ लोग अभी देर से आए, पता नहीं दुरुस्त आए कि नहीं, मैं बता नहीं सकता। क्लास में तो लेट आने की आदत है ही, ठीक है। इधर भी जो है मतलब अपने घर में ही एक कमरे से दूसरे कमरे में, या हो सकता हो अपने ही कमरे में आने में 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट लेट हो जाते हो। तो वो जो कहावत है ना कि देर आए दुरुस्त आए, तो यहाँ पे देर आए बट दुरुस्त नहीं आए, इसलिए ये मेथड जो है वो इफेक्टिव नहीं है। अब देखो बात आती है सेकंड मेथड की, नोट करो, बर्कले एंड हार्टले मेथड। बर्कले एंड हार्टले मेथड। बर्कले एंड हार्टले मेथड। बर्कले एंड हार्टले मेथड। देखो बर्कले एंड हार्टले मेथड में क्या करते हैं, मैं इसी डायग्राम में मॉडिफिकेशन के थ्रू आपको समझा देता हूं। वैसे एक्चुअल डायग्राम जो है वो डिफरेंट होता है, बट आप इसके थ्रू बहुत इफेक्टिवली समझ लोगे। देखो बर्कले एंड हार्टले मेथड में हम कैपिलरी ट्यूब एक ही साइड में कंसीडर करते हैं, ठीक है, किसी एक साइड में कैपिलरी ट्यूब को अप्लाई करते हैं। डाइल्यूट सोल्यूशन वाले साइड में कैपिलरी ट्यूब प्रेजेंट होती है, तो डाइल्यूट सोल्यूशन वाले साइड में कैपिलरी ट्यूब हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है। और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन साइड जो है, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन साइड में हम यहां पे एक पिस्टन पंप लगा देते हैं, पिस्टन पंप अप्लाई करते हैं। पर्पज है प्रेशर को रेगुलेट करना, तो प्रेशर रेगुलेट करने के लिए हमने इधर एक पिस्टन पंप लगा दिया। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन साइड में हमने क्या लगा दिया, पिस्टन पंप लगा दिया, ठीक। और पिस्टन पंप के थ्रू हम कितना प्रेशर डेवलप कर रहे हैं,
उसको मेजर करने के लिए यहाँ पे एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस लगा दिया। मान लो ये एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है, ठीक है। तो कैपिलरी ट्यूब किधर प्रेजेंट है? डाइल्यूट सॉल्यूशन वाले साइड में। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड में हमने क्या लगाया है? पिस्टन पंप। पिस्टन पंप लगाया है और वो पिस्टन पंप के अंदर एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस लगा हुआ है, ठीक है। तो जिससे हमें पता चल जाएगा कि हम कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। अब देखो क्या करते हैं, जैसे ही ये दोनों सॉल्यूशन मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है। ये जैसे ही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू कांटेक्ट में आते हैं, क्या होता है? सॉल्वेंट का फ्लो होने लगता है। किधर से किधर? डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। और जब सॉल्वेंट का फ्लो डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ होगा तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि ये जो कैपिलरी ट्यूब लगा हुआ है, कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड लेवल यहाँ पे नीचे आने लगेगा। लिक्विड लेवल का नीचे आना ये इंडिकेट करता है कि ऑस्मोसिस हो रही है। और इधर ऑस्मोसिस स्टार्ट हुई मतलब लिक्विड लेवल डिक्रीज करना स्टार्ट हुआ, तो दूसरी तरफ हमने क्या किया? हमने ऑस्मोसिस को रोकने का अरेंजमेंट शुरू कर दिया। अब हमें पता है कि ऑस्मोसिस इसलिए हो रही है क्योंकि दोनों साइड में वेपर प्रेशर डिफरेंस है। अब इस वेपर प्रेशर डिफरेंस को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं? इधर से पिस्टन को कंप्रेस करना शुरू कर देते हैं। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड में जो पिस्टन हमने लगाया हुआ है, उस पिस्टन को हम क्या करते हैं भाई? उस पिस्टन को हम कंप्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जब हम पिस्टन को कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा? इस साइड में जो लिक्विड लेवल नीचे आया था वो इंक्रीज करके कहां जाएगा? अपने ओरिजिनल लेवल पे वापस आ जाएगा, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड में, जिससे कि इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड लेवल ओरिजिनल लेवल पे मेंटेन रहे, उस एक्सटर्नल प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। तो यहां से एक और डिफिनीशन आ जाती है ऑस्मोटिक प्रेशर की। तो आप लिख लो पहले वो डिफिनीशन, ऑल्टरनेटिव डिफिनीशन ऑस्मोटिक प्रेशर की। ऑस्मोटिक प्रेशर की ऑल्टरनेटिव डिफिनीशन लिखो। ऑल्टरनेटिव डिफिनीशन ऑस्मोटिक प्रेशर की लिखो। द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड पहले एक बार डिफिनीशन लिख लो, फिर अभी एक्सप्लेन कर देता हूं उसको। एक बार इसको नोट कर लो बेटा डिफिनीशन, फिर एक्सप्लेन कर देता हूं। लिखो, द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड, द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड on more concentrated solution side, the external pressure applied on more concentrated solution side, the external pressure applied on more concentrated solution side in order to just stop the phenomena of osmosis, in order to just stop the phenomena of osmosis is called osmotic pressure. The external pressure applied on more concentrated solution side in order to just stop the phenomena of osmosis, in order to just stop the phenomena of osmosis is called osmotic pressure. ये ऑस्मोटिक प्रेशर की सेकेंड डिफिनीशन है। और ये डिफिनीशन बर्कले एंड हार्टले मेथड, जो एक्सपेरिमेंटल मेथड हम यूज कर रहे हैं, उस पे बेस्ड है। जबकि फर्स्ट डिफिनीशन जो फर्स्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट था, एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट, उस पे बेस्ड था, जिसको हम मॉर्स एंड फ्रेजर मेथड बोलते हैं। तो मैं अब रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे हुआ क्या? जैसे ही हमने डाइल्यूट सोल्यूशन और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट किया, क्या हुआ? ऑस्मोसिस होने लगा। किधर से किधर? डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ ऑस्मोसिस स्टार्ट हो गया। और ऑस्मोसिस स्टार्ट होने की वजह से क्या हुआ भाई? जो डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ कैपिलरी ट्यूब लगा हुआ है, उस कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड लेवल नीचे आने लगा, क्योंकि सॉल्वेंट जो है वो इधर आ रहा है, सॉल्वेंट इधर आ रहा है, तो यहां पे लिक्विड लेवल डिक्रीज करता है। ठीक है, तो लिक्विड लेवल हम जैसे हमने देखा कि भाई लिक्विड लेवल डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ऑस्मोसिस हो रही है। अब हमने क्या किया? ऑस्मोसिस को रोकने का अरेंजमेंट किया, जबकि पिछले वाले मेथड में हमने क्या किया था? ऑस्मोसिस को हम नेचुरल मैनर में होने देते हैं तब तक जब तक कि ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। लेकिन यहां पे हम क्या कर रहे हैं? यहां पे उल्टा काम कर रहे हैं। यहां पे ऑस्मोसिस को हम रोकना चाह रहे हैं, उधर हम ऑस्मोसिस को नेचुरल मैनर में होने दे रहे हैं, जबकि यहां पे हम क्या कर रहे हैं? ऑस्मोसिस को हम रोक रहे हैं। तो ऑस्मोसिस क्यों हो रहा है? ऑस्मोसिस इसलिए हो रहा है क्योंकि वेपर प्रेशर डिफरेंस है। हम चाहते हैं कि वेपर प्रेशर डिफरेंस खत्म हो जाए, तो उसके लिए हमने क्या किया? जो मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड है, जिधर वेपर प्रेशर कम है, उधर हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं पिस्टन पंप के थ्रू। ठीक है, पिस्टन पंप के थ्रू जो मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड है, उधर हम बाहर से प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। और जब हम बाहर से प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? बोल रहा है कि सॉल्वेंट का बैक फ्लो होता है, मतलब जो सॉल्वेंट इधर आया था कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड की तरफ, वो सॉल्वेंट वापस जाता है डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ, और उससे क्या होता है? लिक्विड लेवल रिस्टोर हो जाता है कैपिलरी ट्यूब के अंदर, मतलब लिक्विड लेवल ओरिजिनल लेवल पे वापस आ जाता है। तो कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड का लेवल को ओरिजिनल लेवल पे मेंटेन रखने के लिए जितना एक्सटर्नल प्रेशर हम मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड में अप्लाई करेंगे, वही एक्सटर्नल प्रेशर, वही अप्लाइड एक्सटर्नल प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर है। अब बताओ, ये समझ में आया सबको? ये समझ में आया बेटा? ठीक है, अब देखो एक बात यहां पे और इंपॉर्टेंट है। चलो डिफिनीशन रिपीट कर देता हूं। डिफिनीशन रिपीट करने की बात कर रहे हैं शिवम। तो डिफिनीशन मैंने बताया हुआ है, जो सेकंड डिफिनीशन है ऑस्मोटिक प्रेशर की, द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड, the external pressure applied on more concentrated solution side, the external pressure applied on more concentrated solution side in order to just stop the phenomena of osmosis, in order to just stop the phenomena of osmosis, is called osmotic pressure. The external pressure applied on more concentrated solution side in order to just stop the phenomena of osmosis is called osmotic pressure. ठीक है, अब देखो यहां पे एक और बात आती है। अगर हम जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड में एक्सटर्नल प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा अप्लाई कर दें, ठीक है, मतलब लिक्विड लेवल को ओरिजिनल लेवल पे रिस्टोर करने के लिए जितना प्रेशर हमें एक्सटर्नली अप्लाई करना था, अगर हम उससे भी ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दें, तब क्या होगा बेटा? तब सॉल्वेंट का उल्टा फ्लो स्टार्ट हो जाता है। किधर से किधर? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ फ्लो होने लगता है, और इस फिनोमेना को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं इसको? रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। आपने जो आरओ सिस्टम
घर में जो लगा होता है या बाहर में केमिकल प्लांट्स में और लार्ज स्केल पे बड़े बड़े आरओ सिस्टम भी होते हैं, उनको रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम बोलते हैं। तो वो रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम इसी टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। ठीक है, तो आप नोट कर लो, लिखो, इफ एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड, if external pressure applied on more concentrated solution side, if external pressure applied on more concentrated solution side, if external pressure applied on more concentrated solution side is greater than osmotic pressure, is greater than osmotic pressure, then the flow of solvent occurs, then the flow of solvent occurs from concentrated solution to dilute solution. Then the flow of solvent occurs from concentrated solution to dilute solution. And this phenomena is called, reverse osmosis. And this phenomena is called reverse osmosis. And this phenomena is called reverse osmosis. तो समझ में आ गया बेटा रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है? ये अक्सर स्कूल एग्जाम में पूछा जाता है, एनसीईआरटी में भी गिवन है 2 लाइन इसके ऊपर। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ जो सॉल्वेंट का फ्लो होता है जब हम एक्सटर्नल प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर से ग्रेटर एक्सटर्नल प्रेशर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड की तरफ अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसी फिनोमिना को हम रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब देखो बात आती है कि जो बर्कले एंड हार्टले मेथड मैंने आपको बताया, बर्कले एंड हार्टले मेथड के क्या एडवांटेज हैं और बर्कले एंड हार्टले मेथड की क्या लिमिटेशन है। तो आप लिखो एडवांटेज ऑफ बर्कले एंड हार्टले मेथड, एडवांटेज ऑफ बर्कले एंड हार्टले मेथड। ठीक है, लिखो दिस मेथड इज फास्ट एंड एक्यूरेट, दिस मेथड इज फास्ट एंड एक्यूरेट। ये फास्ट मेथड है और क्या है? एक्यूरेट मेथड है। यहां पे एरर बहुत कम होता है, किसके कंपेयर में? मॉर्स एंड फ्रेजर मेथड के कंपेयर में। ठीक है, ये फास्ट मेथड है, एक्यूरेट मेथड है, क्विक डिटर्मिनेशन होता है और सही डिटर्मिनेशन होता है। क्योंकि इसमें देखो हमें करना क्या है, हमें करना यह है कि जो इनिशियल लेवल हमें पता है लिक्विड का क्या है वो हमने मार्क किया हुआ है। अब हमें क्या करना है, जो लिक्विड लेवल है कैपिलरी ट्यूब के अंदर, इसको इनिशियल लेवल पे मेंटेन रखना है, इनिशियल लेवल पे वापस लाना है और उसको मेंटेन रखना है। तो उसको इनिशियल लेवल पे मेंटेन रखने के लिए इधर हम जितना प्रेशर अप्लाई करेंगे बाहर से, जितना एक्सटर्नल प्रेशर हम अप्लाई करेंगे वही प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर है। अब ये सब कुछ करने में कुछ मिनट्स लगते हैं। ठीक है, कुछ मिनट्स में ये सारी एनालिसिस हो जाती है। तो फास्ट मेथड है और एक्यूरेट मेथड है। ठीक है, अब देखो इस मेथड की लिमिटेशन क्या है, लिखो लिमिटेशन। लिमिटेशन लिखो, इसमें लिखो इन बर्कले एंड हार्टले मेथड, इन बर्कले एंड हार्टले मेथड कॉपर फेरोसाइनाइड, फॉर्मूला देख लेना, पहले नाम लिखो, इन बर्कले एंड हार्टले मेथड कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड फॉर्मूला है Cu2 FeCN6, कॉपर फेरोसाइनाइड Cu2 FeCN6
CN6 copper ferrocyanide membrane is used. Copper ferrocyanide membrane is used. यहाँ पे जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हम यूज करते हैं वो कॉपर फेरोसाइनाइड से बना होता है. कॉपर फेरोसाइनाइड मेम्ब्रेन इज यूज्ड. आगे लिखो, which is suitable only for aqueous solution. Which is suitable only for aqueous solution. Which is suitable only for aqueous solution. अगर नॉन एक्वस सोल्यूशन है तो नॉन एक्वस सोल्यूशन के लिए आप ये मेथड यूज नहीं कर सकते. इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की वजह से ये प्रॉब्लम आती है. ठीक है, तो बर्कले एंड हार्टले मेथड फास्ट मेथड है, एक्यूरेट मेथड है, लेकिन लिमिटेशन क्या है इस मेथड की? ये सिर्फ एक्वस सोल्यूशन के लिए यूज होता है, नॉन एक्वस सोल्यूशन के लिए यूज नहीं होता. ठीक है, तो अब आप लिखो थर्ड मेथड. थर्ड मेथड लिखो ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट के लिए. नंबर 3, Townsend's porous disc method. Townsend's porous disc method. Townsend's porous disc method. देखो, टाउनसेंड्स पोरस डिस्क मेथड की पूरी एनालिसिस बर्कले एंड हार्टले मेथड जैसी है. जैसे बर्कले एंड हार्टले मेथड है ना, वैसे ही टाउनसेंड्स पोरस डिस्क मेथड है. सिर्फ एक डिफरेंस है. डिफरेंस ये है कि इस मेथड में हम कॉपर फेरोसाइनाइड मेम्ब्रेन को रिप्लेस कर देते हैं एक पोरस डिस्क के थ्रू. कॉपर फेरोसाइनाइड मेम्ब्रेन को एक पोरस डिस्क के थ्रू रिप्लेस कर देते हैं, और जो पोरस डिस्क किसी भी टाइप के सॉल्यूशन के लिए सुटेबल होती है, एक्वस सॉल्यूशन के लिए भी और नॉन एक्वस सॉल्यूशन के लिए भी सुटेबल होती है. इसका मतलब कि इस मेथड का एडवांटेज वो सब कुछ है जो बर्कले एंड हार्टले मेथड का है, प्लस बर्कले एंड हार्टले मेथड की जो लिमिटेशन थी वो भी यहाँ पे खत्म हो जाती है. तो आप इस बात को नोट कर लो. इन दिस मेथड copper ferrocyanide membrane gets replaced by a porous disc. Copper ferrocyanide membrane is replaced by a porous disc which is suitable. A porous disc which is suitable for aqueous and non-aqueous solution both. Which is suitable for aqueous and non-aqueous solution both. For aqueous and non-aqueous solution both. ठीक है, तो मेथड के एडवांटेजेस वही है जो बर्कले एंड हार्टले मेथड के हैं, और जो लिमिटेशन थी बर्कले एंड हार्टले मेथड की वो रिमूव हो जाती है. बस इससे ज्यादा इसमें कुछ और हमें डिस्कस नहीं करना है. ठीक है, तो अब मैं आ जाता हूं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे. ये तो एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर का. इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट आता है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कैसे वर्क करता है. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की वर्किंग को समझना. तो आप लिखो थियरी ऑफ सेमी परमिएबिलिटी. थियरी ऑफ सेमी परमिएबिलिटी. Excuse me, sir. सर, इस मेथड में हमने क्या लिखा था वो एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गया था कुछ. बेसिकली मैंने बताया कि आप स्टेटमेंट ही लिख लो. टाउनसेंड्स पोरस डिस्क मेथड में लिखो, इन दिस मेथड कॉपर फेरोसाइनाइड मेम्ब्रेन
copper ferrocyanide membrane gets replaced by a porous disc which is suitable for aqueous and non-aqueous solution both. Thank which you, is sir. suitable for, ठीक है, which is suitable for aqueous and non-aqueous solution both. तो देखो बेटा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कैसे वर्क करता है, हमें उसकी वर्किंग को समझना है। तो उसकी वर्किंग को समझने के लिए हम कई सारी थियरीज को प्रपोज करते हैं, ठीक है, लिख लो। टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, many theories are proposed. नहीं, इसको लिखो, टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन following theories are proposed. ठीक है, अब एक एक करके उनका नेम लिखते जाते हैं और डिटेल भी समझते जाते हैं। नंबर 1, sieve theory. sieve theory sieve theory. sieve theory क्या है, लिखो, according to this theory, semi permeable membrane, consists of, according to this theory, semi permeable membrane consists of such small pores, according to this theory, semi permeable membrane consists of such small pores that the solute particle which is bigger in size, the solute particle which is bigger in size than that of pores, cannot transfer through it. However, solvent particle which is smaller than the pore, can transfer through it. तो अब देखो बेटा, इसके थ्रू हम बहुत इफेक्टिवली एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि सॉल्वेंट का ही फ्लो क्यों हो रहा है, सल्यूट का फ्लो क्यों नहीं हो रहा है। तो क्या बोला गया यहाँ पे, बोल रहे हैं कि सल्यूट जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, उसके सरफेस पे क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, पोर्स उसके सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। उन पोर्स का साइज कुछ इस तरीके से एडजस्टेड होता है कि जो सल्यूट पार्टिकल है वो साइज में बड़ा होता है पोर से, जो पोर का साइज है उससे बड़ा साइज होता है किसका, सल्यूट पार्टिकल का। तो क्योंकि उसका साइज बड़ा है इसलिए सल्यूट पार्टिकल उसके थ्रू ट्रांसफर नहीं कर पाता। लेकिन सॉल्वेंट के साथ क्या सिचुएशन है, बोले जो सॉल्वेंट पार्टिकल है वो पोर के साइज से छोटा है, तो पोर के साइज से छोटा होने की वजह से जो सॉल्वेंट पार्टिकल है वो उसके थ्रू फ्लो कर जाता है। इस तरीके से हम ये एक्सप्लेन कर पाते हैं कि सॉल्वेंट का ही फ्लो क्यों होता है, सल्यूट का फ्लो क्यों नहीं होता। लेकिन अभी एक लिमिटेशन रह गई। लिमिटेशन क्या है कि अगर सॉल्वेंट का पार्टिकल साइज पोर के साइज से छोटा है तो ये तो दोनों साइड के सॉल्वेंट के लिए होल्ड करता है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड में जो सॉल्वेंट है उसके लिए भी ये ट्रू है, और डाइल्यूट सॉल्यूशन साइड में भी वही सॉल्वेंट है उसके लिए भी ट्रू है। इसका मतलब सॉल्वेंट का फ्लो तो दोनों डायरेक्शन में होना चाहिए था। जब पार्टिकल साइज और पोर के रिलेटिव साइज के बेसिस पे ही फ्लो हो रहा है,
फिर तो ये दोनों साइड के सॉल्वेंट के लिए फ्लो होना चाहिए था। फिर यूनिडायरेक्शनल फ्लो क्यों होता है? ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो को एक्सप्लेन नहीं कर पाती थियरी। तो आप नोट कर लो, लिखो दिस थियरी फेल्स टू एक्सप्लेन, this theory fails to explain the unidirectional flow. This theory fails to explain the unidirectional flow of the solvent. The unidirectional flow of the solvent. अब बच्चों बताओ, ये सीव थियरी का डिटेल समझ में आ गया सबको? सीव थियरी का डिटेल समझ में आ गया? किस बिहाफ पे यहां पे सॉल्वेंट का ट्रांसफर हो रहा है? ठीक है, चलो अब बात आती है सेकेंड थियरी की, जिसको हम सॉल्युबिलिटी थियरी बोलते हैं। सॉल्युबिलिटी थियरी। अब देखो सॉल्युबिलिटी थियरी क्या है। बोले सॉल्युबिलिटी थियरी के अकॉर्डिंग जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो जिस मटेरियल से बना है वो मटेरियल सॉल्वेंट के साथ एक सॉल्युबल सिस्टम बनाता है। मतलब सॉल्वेंट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के साथ एक मिसिबल सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट करता है, लेकिन जो सल्यूट है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के मटेरियल के साथ इमिसिबल है। सॉल्वेंट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मटेरियल के साथ मिसिबल है, सल्यूट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मटेरियल के साथ इमिसिबल है। तो सॉल्वेंट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के मटेरियल में डिसॉल्व होकर के वो दूसरे साइड में ट्रांसमिट हो जाता है। सल्यूट क्योंकि उसमें डिसॉल्व नहीं हो पाता, इसलिए सल्यूट का ट्रांसफर नहीं हो पाता। ठीक है, तो इस तरीके से ये थियरी भी इफेक्टिवली सॉल्वेंट का फ्लो को एक्सप्लेन कर देती है कि सॉल्वेंट का ही फ्लो क्यों होता है। बट प्रॉब्लम यहां भी वही है, क्योंकि ये सॉल्वेंट की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के साथ जो मिसिबिलिटी है उसके बेसिस पे सॉल्वेंट का फ्लो को एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो ये बात तो दोनों साइड के सॉल्वेंट के लिए ट्रू होना चाहिए। दोनों साइड के सॉल्वेंट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मटेरियल के साथ मिसिबल होने चाहिए और उनका फ्लो दोनों ही डायरेक्शन में होना चाहिए। फिर यूनिडायरेक्शनल फ्लो क्यों होता है? यूनिडायरेक्शनल फ्लो को ये थियरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती। आप नोट कर लो, सॉल्युबिलिटी थियरी के बारे में नोट कर लो। लिखो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, according to this theory, solvent constitute a miscible system. Solvent constitute a miscible system with the material of semi-permeable membrane, but solute does not. Solvent constitute a miscible system with the material of semi-permeable membrane, with the material of semi-permeable membrane, but solute does not. But solute does not. Therefore, the flow of solvent, therefore only the flow of solvent occurs through it. Therefore only the flow of solvent occurs through it. Therefore only the flow of solvent occurs through it. However, this theory is unable to explain. However, this theory is unable to explain. However, this theory is unable to explain the unidirectional flow. However, this theory is unable to explain the unidirectional flow of the solvent. However, this theory is unable to explain the unidirectional flow of the solvent. ठीक है, तो बोल रहा है कि जो सॉल्वेंट का यूनिडायरेक्शनल फ्लो है उसको ये थियरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती,
बट सिर्फ सॉल्वेंट का क्यों फ्लो हो रहा है इसको ये थियरी एक्सप्लेन कर लेती है, तो अधूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मिल रहा है। अब देखो बात आती है थर्ड थियरी की, सेमी थियरी ऑफ सेमी परमिएबिलिटी में जो थर्ड केस आता है, लिखो एडजॉर्प्शन थियरी, एडजॉर्प्शन एडजॉर्प्शन थियरी। अब देखो एडजॉर्प्शन थियरी के अकॉर्डिंग हम सेमी परमिएबिलिटी को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, आपको इस बात को समझना है। तो यहां पे बोल रहा है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का जो सरफेस है, उस सरफेस पे सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही पार्टिकल एडजॉर्ब होने के लिए, उस सरफेस पे एडजॉर्ब होने के लिए सल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल दोनों एक साथ कॉम्पीट करते हैं। दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा है कि कौन उस सरफेस पे पहले एडजॉर्ब होगा। लेकिन अगर कंपटीशन होता है तो कंपटीशन का विनर तो कोई एक ही होता है। तो बोले कि जो कंपटीशन सल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में चल रहा है, उस कंपटीशन का विनर है सॉल्वेंट। ठीक है, तो क्योंकि सॉल्वेंट जो है वो मोर एडजॉर्बेबल है देन दैट ऑफ सल्यूट, इसलिए सॉल्वेंट उस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के सरफेस पे पहले एडजॉर्ब हो जाता है, और जब तक सॉल्वेंट है तब तक सल्यूट का एडजॉर्प्शन नहीं हो पाता। इसलिए सॉल्वेंट एडजॉर्ब होकर के उसके थ्रू ट्रांसमिट होता रहता है। सल्यूट एडजॉर्ब नहीं हो पाता, इसलिए सल्यूट का ट्रांसफर भी नहीं हो पाता। ठीक है, सॉल्वेंट उस सरफेस पे एडजॉर्ब होकर के ट्रांसमिट हो जाता है, सल्यूट वहां पे एडजॉर्ब नहीं हो पाता, इसलिए सल्यूट का ट्रांसफर भी नहीं हो पाता। तो इस तरीके से सिर्फ सॉल्वेंट का फ्लो क्यों होता है वो एक्सप्लेन हो जाता है। बट यहां भी प्रॉब्लम वही बनी हुई है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो को ये थियरी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो आप नोट कर लो, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, according to this theory, solvent is more adsorbable, solvent is more adsorbable than that of solute, solvent is more adsorbable than that of solute on the surface of semi permeable membrane. Solvent is more adsorbable than that of solute on the surface of semi permeable membrane. Therefore only the flow of solvent, therefore only the flow of solvent occurs through it, only the flow of solvent occurs through it. However, this theory fails to explain the unidirectional flow of solvent. However, this theory fails to explain the unidirectional flow of solvent. However, this theory fails to explain the unidirectional flow of solvent. मतलब तीनों की सेम लिमिटेशन है, अलग अलग तरीके से ये सॉल्वेंट का फ्लो को एक्सप्लेन करती। अब बात आती है फोर्थ थियरी की, इसको बोलते हैं कैपिलरी थियरी। कैपिलरी थियरी, कैपिलरी थियरी लिखो, दिस इज द बेस्ट थियरी ऑफ सेमी परमिएबिलिटी, दिस इज द बेस्ट थियरी ऑफ सेमी परमिएबिलिटी। अब कैसे ये बेस्ट थियरी है, देखो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन consist of, semi permeable membrane consist of
such small pores that neither the solute nor the solvent can transfer through it. Neither the solute nor the solvent can transfer through it. However, their vapors can. ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो है ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जिस मटेरियल से बना है उसके सरफेस पे इतने छोटे छोटे पोर्स होते हैं कि उन पोर्स के थ्रू न तो सल्यूट का ट्रांसफर हो सकता है न सॉल्वेंट का ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन उनके वेपर का ट्रांसफर हो सकता है। तो जो वेपराइज होगा वो उसके थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है, लेकिन एज सच सल्यूट और सॉल्वेंट जो लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में नॉर्मली प्रेजेंट है, हम नॉन वोलेटाइल सल्यूट की बात कर रहे हैं, उनके पार्टिकल्स डायरेक्टली ट्रांसमिट नहीं हो सकते। ठीक है, एक बार डिस्ट्रैक्ट हो गया था। मैंने बताया कैपिलरी थियरी के बारे में, दिस इज द बेस्ट थियरी ऑफ सेमी परमिएबिलिटी। फिर मैंने बोला अकॉर्डिंग टू दिस थियरी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सच स्मॉल पोर्स that neither the solute nor the solvent can transfer through it. Neither the solute nor the solvent can transfer through it. However, their vapors can. आगे लिखो, and transfer of vapor occurs on behalf of vapor pressure difference. And transfer of vapor occurs on behalf of vapor pressure difference. And transfer of vapor occurs on behalf of vapor pressure difference. That is from higher vapor pressure to lower vapor pressure. अब देखो, बोल रहे कि वेपर का ही सिर्फ ट्रांसफर हो सकता है, और वो भी कैसे? हायर वेपर प्रेशर से लोअर वेपर प्रेशर की तरफ। अब देखो, जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड है उधर वेपर प्रेशर कम है, जो डाइल्यूट सॉल्यूशन साइड है उधर वेपर प्रेशर ज्यादा है, इसलिए सॉल्वेंट वेपर का ट्रांसफर होगा फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, मतलब एक ही डायरेक्शन में हमेशा फ्लो होगा। और क्योंकि फ्लो एक डायरेक्शन में हो रहा है तो इसलिए बोल रहे हैं कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो का हमें एक्सप्लेनेशन मिल जाता है। एक बात और कि सिर्फ सॉल्वेंट का ही फ्लो क्यों हुआ, तो इस बात को समझने के लिए आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एजम्पशन को रिकॉल करो। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के एजम्पशन में मैंने क्या बताया कि जो सल्यूट होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के एजम्पशन में मैंने बताया था कि सल्यूट टेकन मस्ट बी नॉन वोलेटाइल। तो जब सल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो वो तो वेपराइज होगा ही नहीं, और जब वो वेपर फॉर्मेशन नहीं करेगा तो उसका ट्रांसफर हो ही नहीं सकता। सॉल्वेंट वोलेटाइल है, सॉल्वेंट वेपराइज होगा, और सॉल्वेंट का वेपर का ट्रांसफर होगा फ्रॉम हायर वेपर प्रेशर टू लोअर वेपर प्रेशर। ठीक है, तो इस बात को भी लिख लो। सिंस सल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, therefore
it cannot transfer through semi permeable membrane. Therefore it cannot transfer through semi permeable membrane. ठीक है, तो ये चारों थियरीज में कैपिलरी थियरी ही सब कुछ ढंग से एक्सप्लेन कर पा रही है, इसीलिए कैपिलरी थियरी को बेस्ट थियरी ऑफ सेमी परमिएबिलिटी बोलते हैं। तो आ गया समझ में बेटा ये पूरा कॉन्सेप्ट सबको? थ्योरी ऑफ सेमी परमिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया? अब देखो बात आती है कि ऑस्मोटिक प्रेशर को अगर हमें कंसंट्रेशन के साथ रिलेट करना है तो ऑस्मोटिक प्रेशर और सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के बीच में हम रिलेशनशिप कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? तो आप नोट कर लो, रिलेशनशिप बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेशनशिप बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर and concentration of solution. Relationship between osmotic pressure and concentration of solution. देखो, आपको आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में तो पता ही है। आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV is equal to nRT. PV is equal to nRT. अब देखो हम क्या करते हैं यहाँ पे हम जो P है, P को रिप्लेस कर देते हैं विथ पाई। P की जगह पे क्या लिख देते हैं? पाई। पाई यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर। जो P है, P को हम रिप्लेस कर देते हैं पाई से। तो अगर P को पाई से रिप्लेस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? देखो, पाई V इज इक्वल टू nRT। पाई V इज इक्वल टू nRT। तो यहां से अगर आप देखो तो पाई इज इक्वल टू n बाई वी इंटू RT। पाई इज इक्वल टू n बाई वी इंटू RT। अब ये n बाई वी नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो ये होता है कंसंट्रेशन। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू CRT। पाई इज इक्वल टू CRT। कई बार क्या होता है, क्योंकि R को हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं और ये सब कुछ हम गैस के लिए तो अप्लाई कर नहीं रहे हैं, ये तो हम सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, आइडियल सोल्यूशन की बात कर रहे हैं या डाइल्यूट सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो ये R की जगह पे एक नया कांस्टेंट मतलब सिंबल से बदल देते हैं और वो S लिख देते हैं। R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो S को बोलते हैं यूनिवर्सल सोल्यूशन कांस्टेंट। बट सिंबल बदलने से कुछ बदलता नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यूज उन्हीं यूनिट्स में अगर हम देखें तो जो वैल्यूज R की होती है वही S की होती है। ठीक है, इसलिए मैं इसको R ही लिख रहा हूं, S नहीं लिख रहा हूं। तो पाई इज इक्वल टू CRT। ये रिजल्ट यूज किया जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर को कंसंट्रेशन से रिलेट करने के लिए। एक्सक्यूज मी सर। बोलो सर, ये इक्वेशन तो हम गैसियस स्टेट में यूज करते हैं ना, गैसियस मॉलिक्यूल्स के लिए। गैसियस स्टेट में हम लिख सकते हैं। यहाँ पे हम बेसिकली क्या है ना कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो वेपर प्रेशर डिफरेंस की वजह से डेवलप हो रहा है ना। यस सर। तो हम उस जो वेपर प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप हो रहा है, उस ऑस्मोटिक प्रेशर को हम वेपर को आइडियल गैस जैसा कंसीडर करते हुए उसके बेसिस पे एनालिसिस कर रहे हैं। ओके सर, थैंक यू। तो पाई इज इक्वल टू CRT, ये रिजल्ट यूज किया जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर को सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के साथ रिलेट करने के लिए। तो अब यहां से आपको एक बात समझ में आ रही है कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, जो सॉल्यूशन जितना ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी उतना ज्यादा होगा।
अगर टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो जिस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी उतना ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर दो सॉल्यूशन है, एक डाइल्यूट है दूसरा कंसंट्रेटेड है, एक सॉल्यूशन डाइल्यूट है और दूसरा सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। डाइल्यूट सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा बट वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम बट ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर पाई is inversely proportional to vapor pressure. Osmotic pressure pi is inversely proportional to vapor pressure. जिस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जितना ज्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर उतना कम होगा। ये बात समझ में आ गई सबको? ये समझ में आ गया ना, ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज्यादा होगा, जिसका वेपर प्रेशर कम होगा। वेपर प्रेशर कम होने का मतलब वहां कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो जब आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो कंसंट्रेशन बढ़ाने से ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। अब आप नोट करो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, लिखो कंपैरिजन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। कंपैरिजन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। Comparison of solution on the basis of osmotic pressure. Comparison of solution on the basis of osmotic pressure. तो इसमें नोट करो, हम यहाँ पे तीन टर्म को यूज करते हैं। नंबर 1, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब देखो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, बोल रहे हैं कि अगर हम दो सॉल्यूशन को कंसीडर करते हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है एट सेम टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर हम कांस्टेंट रख रहे हैं, टेम्परेचर सेम रख रहे हैं और दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, तो वो सॉल्यूशन एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोले जाएंगे। आप इस बात को नोट कर लो। टू सॉल्यूशन ऑफ इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर, two solution of equal osmotic pressure at same temperature, two solution of equal osmotic pressure at same temperature are called isotonic solution, are called isotonic solution। तो जैसे सॉल्यूशन A हमने लिया है, सॉल्यूशन A और सॉल्यूशन B, सॉल्यूशन A और सॉल्यूशन B, ठीक है। टेम्परेचर हम कांस्टेंट रख रहे हैं, टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। अगर मान लो पहले वाले सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई ए है और दूसरे वाले सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई बी है, पहले वाले सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई ए और दूसरे वाले सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई बी है, इफ pi A is equal to pi B, if pi A is equal to pi B, then solution A and B are isotonic with each other. Then solution A and B are isotonic with each other. अब देखो नॉर्मली क्या होगा, क्योंकि टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा हुआ है और ये आइसोटोनिक है, मतलब इनका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है,
तो इनका कंसंट्रेशन भी बराबर होना चाहिए। लेकिन कंसंट्रेशन हमेशा बराबर हो ये जरूरी नहीं है। अब क्यों जरूरी नहीं है, इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मैं जब एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट बताऊंगा तब आपको बताऊंगा कि क्यों कंसंट्रेशन का इक्वल होना जरूरी नहीं है आइसोटोनिक होने के लिए। ठीक है, तो ये एक टर्म हो गया आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब आप नोट करो सेकेंड टर्म हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन डेफिनेशन लिखो। A solution of higher osmotic pressure, a solution of higher osmotic pressure with respect to other, a solution of higher osmotic pressure with respect to other, a solution of higher osmotic pressure with respect to other is termed as hypertonic, is termed as hypertonic solution with respect to other. Hypertonic solution with respect to other. ठीक है, तो अगर मान लो यही सिचुएशन है, सोल्यूशन ए लिया और सोल्यूशन बी लिया एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सोल्यूशन ए और सोल्यूशन बी कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमने इनको कंसीडर किया। सोल्यूशन ए का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई ए, सोल्यूशन बी का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई बी है। अगर पाई ए पाई बी से ग्रेटर है, if pi a is greater than pi b, then solution A, if pi a is greater than pi b, then solution A is hypertonic with respect to solution B. Then solution A is hypertonic with respect to solution B. ठीक है, तब क्या होगा, सोल्यूशन ए सोल्यूशन बी के रेस्पेक्ट में हाइपरटोनिक सोल्यूशन बोला जाएगा क्योंकि उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है। और इसी तरीके से इसका एक रिवर्स टर्म भी डिफाइन करते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन हाइपोटोनिक सोल्यूशन नोट करो इसके बारे में, इसका डिटेल लिखो। A solution of lower osmotic pressure, a solution of lower osmotic pressure with respect to other, a solution of lower osmotic pressure with respect to other is called hypotonic solution, is called hypotonic solution with respect to the other. Hypotonic solution with respect to the other. तो अब इस बात को भी समझ लो, जैसे अगर हम फिर से यही दो सोल्यूशन ए और बी को सेम टेम्परेचर पे रखते हैं और अगर ए का ऑस्मोटिक प्रेशर बी के ऑस्मोटिक प्रेशर से कम है, इफ पाई ए इज लेस देन पाई बी, देन solution A is hypotonic with respect to solution B. Then solution A is hypotonic with respect to solution B. इस तरीके से ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे हम अगर सोल्यूशन को कंपेयर करें तो तीन टर्म अराइज होते हैं। आइसोटोनिक सोल्यूशन तब होगा जब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होगा एट सेम टेम्परेचर। हाइपरटोनिक सोल्यूशन तब होगा जब एक सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे से ज्यादा होगा एट सेम टेम्परेचर। तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है उसको हाइपरटोनिक सोल्यूशन बोलेंगे। इसी तरीके से सेम टेम्परेचर पे अगर एक का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे से कम है तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है उसको हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन बोलेंगे। ठीक है,
तो ये 3 टर्म हमने डिफाइन किए ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इसके बाद कुछ बायोलॉजिकल टर्म्स हैं, ठीक है, कुछ बायोलॉजिकल टर्म्स हैं जिनको हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। तो लिख लो, some biological terms used in osmosis, some biological terms used in osmosis। अब बायोलॉजिकल टर्म मैंने बोला तो जो मेडिकल स्टूडेंट है उनकी नींद खुल गई होगी। तो सम बायोलॉजिकल टर्म यूज्ड इन ऑस्मोसिस, इसमें फर्स्ट टर्म आता है सैप। सैप, सैप क्या होता है? क्लास का टाइमिंग है 10 से 12 बेटा। मिस्टर डॉट, क्लास का टाइम है 10 to 12। तो सैप क्या है? क्लास अटेंड कर रहे हो, आपको ये नहीं पता क्लास का टाइमिंग क्या है। तो सैप क्या होता है बेटा? बोल रहा है कि सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको सैप बोलते हैं। लिख लो, लिखो, द सेल फ्लूइड इज कॉल्ड सैप। द सेल फ्लूइड इज कॉल्ड सैप। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा टर्म हम डिफाइन करते हैं यहां पे, जिसको बोलते हैं टर्गर। टर्गर, देखो टर्गर क्या होता है, टर्गर को समझना है जरा। देखो, जैसे हमने एक सेल को कंसीडर किया और एक सॉल्यूशन के अंदर हम इसको रख रहे हैं। ठीक है, सेल को हम एक सॉल्यूशन के अंदर रख रहे हैं। सेल का अपना फ्लूइड है, सेल फ्लूइड, अभी मैंने बताया इसको बोलते हैं सैप। तो सेल के अंदर क्या फील्ड है भाई? सैप फील्ड है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, अगर मान लो कि जो सैप है, अगर हम सैप को कंसीडर करें, हाँ ठीक है रणवीर, समझ रहा हूं, तेरे रेंज में आ गया कॉन्सेप्ट, पूरी डिफिनीशन लिख रहा है। तो यहां पे बोल रहा है कि ये एक सेल है, सेल को हम एक सॉल्यूशन के अंदर रख रहे हैं। अगर मान लो कि सेल फ्लूइड का कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब सैप का कंसंट्रेशन ज्यादा है, और बाहर वाला जो सॉल्यूशन है, बाहर वाले सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम है। अब मान लो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि अंदर में कंसंट्रेशन है C1, अंदर में कंसंट्रेशन क्या है बेटा? C1, और बाहर का कंसंट्रेशन है C2। बोल रहा है कि C1 इज ग्रेटर देन C2। C1 क्या है? C1 इज ग्रेटर देन C2। तो C1 अगर ग्रेटर देन C2 है, तो इसका मतलब क्या होगा? अंदर में जो वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा, बाहर में वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। इसके अंदर वेपर प्रेशर अगर P1 है और बाहर में वेपर प्रेशर P2 है, तो क्या होगा भाई? P2 इज ग्रेटर देन P1। तो अब इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट ये होगा कि सॉल्वेंट जो है वो बाहर से अंदर की तरफ आएगा, सॉल्वेंट का फ्लो होगा इनवर्ड द सेल, सॉल्वेंट का फ्लो होगा। तो अगर सॉल्वेंट का फ्लो इनवर्ड होता है,
ठीक है, तो इसको बोलते हैं एंडो ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं बेटा एंडो ऑस्मोसिस। एंडो ऑस्मोसिस होगी। एंडो का मतलब क्या? अंदर में फ्लो हो रहा है, बाहर से अंदर की तरफ फ्लो हो रहा है। किसका? सॉल्वेंट का फ्लो हो रहा है, एंडो ऑस्मोसिस होगी। और एंडो ऑस्मोसिस की वजह से, ठीक है, जो सेल वॉल है उसमें अंदर में जो एक्स्ट्रा फ्लूइड आया उसकी वजह से सेल वॉल के ऊपर बाहर की तरफ प्रेशर एक्सर्ट करता है, और उसी प्रेशर को टर्गर बोलते हैं। आप नोट कर लो टर्गर की डेफिनेशन, लिखो व्हेन अ प्लांट सेल, when a plant cell is placed, when a plant cell is placed inside a hypotonic solution, when a plant cell is placed inside a hypotonic solution, बेटा जरा इस बात को समझना, हाइपोटोनिक ही क्यों बोला है? देखो यहां कंसंट्रेशन है C2 और यहां अंदर में कंसंट्रेशन क्या है? C1। तो मान लो बाहर में ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई1 पाई2 और अंदर में ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? पाई1। तो आपको पता है कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो क्योंकि C1 C2 से बड़ा है इसलिए पाई1 पाई2 से बड़ा होगा। अब देखो अंदर में ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, बाहर में ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। तो अगर बाहर वाले सोल्यूशन को अंदर वाले सोल्यूशन के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, मतलब बाहर वाला सोल्यूशन हाइपोटोनिक है अंदर वाले सोल्यूशन के रेस्पेक्ट में। A solution of low osmotic pressure with respect to other is called hypotonic solution। ठीक है, तो बाहर में ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, अंदर में ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि जो बाहर वाला सोल्यूशन होगा वो अंदर वाले सोल्यूशन के रेस्पेक्ट में हाइपोटोनिक होगा। तो अब आप एक बार फिर से लिख लो, व्हेन अ प्लांट सेल इज प्लेस्ड इनसाइड अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन, then endoosmosis, that is inflow of solvent occurs. Endoosmosis, that is inflow of solvent occurs, due to which extra pressure developed, on cell wall, extra pressure developed on cell wall. This pressure developed is termed as turgor. This pressure developed is termed as turgor. तो अब आप बोलोगे कि भाई जब इस तरीके से सॉल्वेंट का फ्लो हो रहा है, टर्गर डेवलप हो रहा है, तो फिर वो सेल जो है फट क्यों नहीं जाता है? तो बेसिकली बोलते हैं कि जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल के अंदर एक प्रोटेक्टिव वॉल होती है, वो प्रोटेक्टिव वॉल उसको बर्स्ट होने से बचाती है। लेकिन अगर हम ब्लड सेल को कंसीडर करें तो ब्लड सेल के अंदर ऐसी कोई प्रोटेक्टिव वॉल नहीं होती, तो वहां पे अगर एंडोऑस्मोसिस होगी तो ब्लड सेल का रप्चर हो जाता है, वो फट जाता है। प्लांट सेल में प्रोटेक्टिव वॉल उसको बर्स्ट होने से बचाती है, लेकिन ब्लड सेल में ऐसी कोई प्रोटेक्टिव वॉल नहीं होती। ठीक है बेटा, तो ये तो बात हो गई टर्गर की। इसी तरीके से एक टर्म और हम कंसीडर करते हैं, बस ये लास्ट कॉन्सेप्ट लिख लो, क्लास को कंप्लीट करते हैं। लिखो प्लाज्मोलिसिस और क्रिनेशन। प्लाज्मोलिसिस और क्रिनेशन। CRENATION, इसका डिटेल लिखो। When a plant cell or blood cell is placed, inside a hypertonic solution, then exoosmosis occurs.
एक्सो ऑस्मोसिस होगी, मतलब सेल फ्लूइड जो है, सेल फ्लूइड से सॉल्वेंट बाहर की तरफ जाएगा. देन एक्सो ऑस्मोसिस अकर्स ड्यू टू व्हिच सेल shrink, due to which cell shrink. This phenomena is called, due to which cell phenomena is called plasmolysis or crenation. And this phenomena is called plasmolysis or crenation. ठीक है, तो मैंने आपको ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड जितना भी थ्योरेटिकल डिटेल है वो सारा थ्योरेटिकल डिटेल आपको बता दिया है. अब नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ न्यूमेरिकल्स इस पे डिस्कस करूंगा और उसके बाद फिर फर्दर जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उनको हम लोग एनालाइज करेंगे. ठीक है, तो कल वाले टेस्ट के बारे में मैं एक बार फिर से बता दूं आपको. कल टेस्ट का टाइमिंग रहेगा इवनिंग में 6 to 7 आपका टेस्ट होता है. तो कल 6 to 7 आपका टेस्ट होगा. और टेस्ट में मैंने आपको बताया हुआ है कि डिस्टिलेशन से पहले तक का जो कंसेप्ट मैंने सॉल्यूशन में डिस्कस किया है वो, और आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पूरा टॉटोमेरिज्म को इंक्लूड करते हुए. ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पूरा ये पूछा जाएगा. टेस्ट का पैटर्न नीट लेवल वाला रहेगा. ओके